Hello everyone. Welcome to Vyas IAS. I am Muskan Khandelwal. So, basically, the objective of this series is to complete the economics. Economics में चाहे वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, या आपकी कुछ एडिशनल अलग इकोनॉमिक्स जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो जाता है, पब्लिक इकोनॉमिक्स हो जाता है. ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है इकोनॉमिक्स में, एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, वो सारी की चीज़ें हम कवर करेंगे. ठीक है. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इकोनॉमिक्स में डाउट होता है, राइट. तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम वेरी बेसिक से देखेंगे, वेरी बेसिक टू एडवांस हम जाएंगे, आराम से करेंगे. 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक से करेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे. कभी भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर. ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स होता क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का पर्पस क्या है. इकोनॉमिक्स ऐसा है क्या, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, हम क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स. आप लोगों को मैथ्स पता है, आप लोग मैथ्स क्यों पढ़ते हैं. जैसे मैथ्स में आप अलजेब्रा वगैरह देखते हैं, कैलकुलेशन सीखते हैं. साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस में भी आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सीखते हैं. अकाउंट्स में आप प्रॉफिट लॉस सीखते हैं. तो इकोनॉमिक्स भी एक तरीके से एक लैंग्वेज है, इकोनॉमिक्स भी एक तरीके से एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं. इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या होता है, इकोनॉमिक्स में आपको टर्म्स मिलेगी जैसे डिमांड सप्लाई से रिलेटेड. ठीक है, डिमांड सप्लाई से रिलेटेड आप टर्म्स देखोगे, एक मार्केट से देखोगे, मार्केट के बारे में देखोगे. अब ये सारी चीज़ें जो होती है वो इकोनॉमिक्स के अंदर आप देखोगे. हम इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली क्या देखेंगे कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही है, व्हाटएवर एक्टिविटीज़ हैपनिंग अराउंड यू, जो भी तरीके की चीज़ें आपके आसपास हो रही है, वो सारी चीज़ें मिलके हम कहते हैं एक इकोनॉमी होती है. ठीक है, एक्टिविटीज़ हैपनिंग अराउंड अस इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज इकोनॉमी. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, माइंस हो, ऑफिसेज हो, शॉप्स हो, फ्लाईओवर हो, रेलवेज़ हो, किसी भी तरीके की चीज़ें जो हैं वो सब क्या बनाता है, इकोनॉमी बनाता है. इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं. फॉर ठीक है, चाहे फैक्ट्रीज हो गई, तो ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस मिला के हम कहते हैं इज इकोनॉमी. ठीक है, दिस इज़ नोन एज इकोनॉमी. समझ आया. अब हम जितनी भी ये यूनिट्स है, यूनिट से मेरा मतलब हुआ इंस्टीट्यूशंस है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं. हर कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, दे आर वर्किंग. हर कोई इंसान क्या कर रहा है, दे आर वर्किंग टू अर्न एन इनकम. हर कोई काम कर रहा है टू अर्न एन इनकम, पैसा कमाने के लिए, कंजम्पशन के लिए, खुद को सस्टेन करने के लिए. वी आर वर्किंग टू अर्न एन इनकम, और उसके बदले में हमें क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है. या तो वो गुड्स बना रहे हैं, हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर हम सर्विसेज दे रहे हैं. ठीक है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. दिस इज़ ऑल वी आर डूइंग फॉर व्हाट, टू अर्न एंड टू सस्टेन आवर लाइफ. ठीक है, तो ये होता है इकोनॉमी. इकोनॉमी का एक बेसिक सा मतलब जो मैंने आपको बता दिया. ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया विच इज़ प्रोवाइडिंग लिविंग टू द पीपल. ठीक है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, इट मेक्स जैसे कि जो भी रिसोर्सेज है वो हमारे लिए, इट मेक्स यूज़ ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज टू प्रोवाइड या टू प्रोड्यूस those goods and services, to produce goods and services that people want.
जो भी हम लोगों को चाहिए वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ आया? ये होती है हमारी इकोनॉमी। इसी तरीके से जैसे जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, मैं बात करूँ इंडियन इकोनॉमी की, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी भी है उसके अंदर भी हम लोग यही चीज़ें देखिए हमारी जो, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी भी हमारी यही सब चीज़ें मिला के बनती है, जिसके अंदर हम लोग एग्रीकल्चर देखते हैं, राइट, आप लोग इंडस्ट्री देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर, हमारी कम्युनिकेशन आप देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही मिला के हमारी इकोनॉमी है। कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी होती है इंडियन इकोनॉमी का पार्ट। ठीक है, समझ आया? अब अगर मैं बात करूँ कुछ वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी को चलाने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए वाइटल प्रोसेस क्या है, मतलब किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए क्या प्रोसेस रहता है, वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी एक सिस्टम है जहाँ पे लोगों को लिविंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग लिविंग टू द पीपल। तो इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हुए हर एक इकोनॉमी के अंदर 3 एक्टिविटीज़ होती है जो नेसेसरी हो जाती है टू परफॉर्म, टू रन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी इकोनॉमी के अंदर कुछ 3 चीज़ें हैं जो ज़रूरी बन जाती है इकोनॉमी में चलाने के लिए। अब वो कौन कौन सी 3 एक्टिविटीज़ हैं? प्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ कोर्स गुड तो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, गुड्स ही नहीं है तो हम लोग कंज्यूम क्या करेंगे? अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कंज्यूम भी तो करेंगे हम चीज़ों को, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन भी हम इसे कहते हैं। देखिए, आप इस तरीके से पढ़िए कि आपको इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं आता, मैं उस तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ज़ीरो से इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, यू डोंट नो इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब एकदम बिगिनर लेवल से जो है वो इकोनॉमिक्स हम देख रहे हैं। तो किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए 3 एक्टिविटीज़ चाहिए। प्रोडक्शन, हम की गुड्स प्रोड्यूस करें, गुड्स प्रोड्यूस होंगे तभी तो हम उसके कुछ कंज्यूम करेंगे, गुड्स प्रोड्यूस होंगे उसको बेचेंगे तभी तो पैसा आएगा, तो प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है। कंजम्पशन, कंजम्पशन क्यों ज़रूरी होता है? हमें सस्टेन करने के लिए, कोई भी चीज़ हो, रोटी, कपड़े, ठीक है, आप लोगों को सस्टेन करने के लिए कपड़े भी चाहिए, खाना भी चाहिए, एक शेल्टर भी चाहिए, तो कंजम्पशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, साथ में ही इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है? हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के आप कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं कर सकते, बिना पैसे के आप प्रोडक्शन कैसे करोगे, बिना पैसे के आप कंजम्पशन भी कैसे करोगे? तो एक इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो तीनों एक्टिविटीज़ हैं, बेसिकली दिस इज़ द एसेंशियल्स और द वाइटल प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के लिए ये एसेंशियल्स हो जाते हैं या एक वाइटल प्रोसेसेस हो जाते हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी के नेचर के ऊपर कि कैसे एक्टिविटीज़ कैसे कैसी हमारी इकोनॉमीज़ में होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नेचर की अगर मैं बात करूँ, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है इकोनॉमी में, उस नेचर के अकॉर्डिंग इकोनॉमी को हम 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पहली कैटेगरी में हमारा आता है, इकोनॉमी को हम 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पहला हमारा होता है मार्केट इकोनॉमी, दूसरा हमारा होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी होता क्या है। ये नाम से क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? नाम से हो सकता है आपको मार्केट इकोनॉमी से समझ आए, मार्केट वाली इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान से हो सकता है आप समझ जाए कि सेंट्रल के अंदर जो है, मतलब गवर्नमेंट जो संभाल रही है। ठीक है, नाम से तो इतना ही समझ आता है, बट अगर हम देखें
कि एक्चुअल में होता क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से मार्केट इकोनॉमी, देखिए मार्केट इकोनॉमी क्या होता है। मार्केट इकोनॉमी एक वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रही है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी ओनर है, ओन कौन करता है, कंट्रोल कौन कर रहा है और ऑपरेट भी कौन कर रहा है। ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय दी प्राइवेट सेक्टर्स, मतलब सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर्स के जो हाथ में होता है इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर्स। ठीक है, तो जो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में हैं, ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड, वो हो जाती है हमारी मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी को इसी वजह से हम लोग मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम लोग मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। ठीक है, समझ आया। अब मैं बात करूं मार्केट प्लान्ड, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। देखिए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट संभाल रही है, जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय whom? बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम इंस्टेड ऑफ कैपिटलिस्ट हम इसको क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, समझ आया। अब हम और अगर डिटेल्स में जाएं कि मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी के बारे में अभी अगर हम देखना चाहते हैं तो थोड़े से 1-2 पॉइंट्स और मैं आपको बता देती हूँ समझाने के लिए। जैसे कि मार्केट इकोनॉमी के बारे में ही हम देख लेते हैं। मार्केट इकोनॉमी के बारे में देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो मार्केट इकोनॉमी क्या हो गया, मैंने बताया, जिसमें प्रोडक्शन भी ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर्स है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है जो यहाँ पे प्रोडक्शन मेनली की जाती है। वो प्रोडक्शन मेनली किस चीज़ के लिए की जाती है, फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट मोटिव के लिए प्रोडक्शन की जा रही है। क्लियर। तो यहाँ पे जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम होगी इकोनॉमी में, क्योंकि हर चीज़ प्रॉफिट मोटिव के लिए की जा रही है, तो जो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो कौन पूरी करता है। मार्केट इकोनॉमी को चलाने के लिए सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कहाँ से आएगा, प्राइस मैकेनिज़्म। प्राइस मैकेनिज़्म मतलब पैसा है, प्राइस हम किस तरीके से प्राइस रख रहे हैं गुड की, वो ही एक तरीका है जो इकोनॉमी की यहाँ पे क्या करेगा, सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। क्योंकि देखिए इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है। तो प्रॉफिट अर्न कैसे करेंगे, जब वो प्राइजेस वगैरह पे ढंग से डिसाइड करेंगे, ज़्यादा प्राइजेस डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो इकोनॉमी चलती है, सेंट्रल प्रॉब्लम जो इकोनॉमी की चलती है, सॉल्व होती है, वो प्राइस मैकेनिज़्म के थ्रू होती है। प्राइस मैकेनिज़्म कैसे चलता है, प्राइजेस कैसे डिसाइड होती है इकोनॉमी के अंदर, वो होती है डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। देखिए डिमांड सप्लाई के थ्रू प्राइजेस कैसे डिसाइड होती है वो धीरे धीरे हम सीखेंगे इकोनॉमिक्स में। अभी के लिए आप ऐसे जान लीजिए, जब भी इकोनॉमी के अंदर प्राइस डिसाइड करना होता है तो उसके लिए मेन फोर्स क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। कैसे डिसाइड होती है वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ते रहेंगे सीखते रहेंगे। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए, जिस भी डिमांड पे, जिस भी प्राइस पे डिमांड और सप्लाई की डिमांड, मतलब जिस भी प्राइस पे डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो जाए, वो ही इक्विलिब्रियम प्राइस होती है। इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब होता है वही प्राइस इकोनॉमी के अंदर सेट हो जाती है। ठीक है, इतना समझ आया। डिमांड और सप्लाई मेन फैक्टर्स है इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी के अंदर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्राइस डिसाइड करने के लिए। इसके फीचर्स भी यही होते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, जैसे कि पहली चीज़ तो ये आ गई कि प्राइवेट ओनरशिप होती है ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है,
अब प्राइवेट, मैंने बताया आपको प्राइवेट ओनरशिप इसके अंदर होती है। प्राइवेट ओनरशिप का क्या मतलब होता है कि प्राइवेटली ओन्ड है, जो भी प्रोडक्शन की जा रही है वो प्राइवेटली ओन की जा रही है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, हमारी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी इकोनॉमी के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं। कौन कौन से 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे? लैंड, बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब होता है कि प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। ज़मीन चाहिए, कुछ भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? ज़मीन भी तो चाहिए, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के लिए आपको क्या चाहिए? पहले तो ज़मीन चाहिए, ज़मीन ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे? अब ज़मीन तो आ गई भाई, उसके लिए लेबर भी तो चाहिए काम करने के लिए, ज़मीन पे लेबर ज़रूरी है, लेबर को भी पैसा देना है, कुछ प्रोडक्शन शुरू करनी है तो बेसिक मटेरियल होना ज़रूरी है, रॉ मटेरियल के लिए पैसा होना ज़रूरी है, तो वो हमारा कैपिटल हो गया। अब ये सब कैपिटल वगैरह कहाँ से आएगी? कोई एंटरप्रेन्योर होगा, कोई मालिक होगा जो करेगा ये चीज़। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसको आप एंटरप्राइज भी बोल सकते हैं। तो पहला जो फीचर हमारा होता है मार्केट इकोनॉमी का कि प्राइवेटली ओनरशिप होती है, जो कि मैनेज और ओन कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर के थ्रू मैनेज की जाती है, ठीक है। दूसरा फीचर जो इसका हमारा होता है वो होता है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, देखिए इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग का मतलब यहाँ पे हो गया कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पे कंपनी अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकती है, बिल्कुल फ्री है कि कितनी प्राइस रखनी है, कितना क्या बनाना है, सब चीज़ में फ्री है। तो डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंट होती है। ओके, सो प्राइवेट सेक्टर इज़ फ्री टू टेक ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन, चाहे प्रोडक्शन से रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना हो, चाहे कंजम्पशन से रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना हो, खुद डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो फीचर हमारा होता है वो है लेवल ऑफ कंपटीशन। देखिए कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत स्टिफ कंपटीशन है फर्म्स के बीच में, ठीक है। देयर एग्जिस्ट स्टिफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट प्राइवेट फर्म्स, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स हैं, ऐसा है नहीं एक ही फर्म है, ठीक है, और हर कोई प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहा है। ये चीज़ आपको पहले से मैंने बता दी है। तो प्रॉफिट मोटिव इनका ऑब्जेक्टिव है, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, तो वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई है, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है, समझ आया। और दूसरी चीज़ प्राइस मैकेनिज़्म, ये आप अलग से लिख लीजिए, प्राइस मैकेनिज़्म यहाँ पे जो है रोल प्ले करता है फॉर ऑल डिसीजन, गाइड्स ऑल डिसीजंस। यानी कि एक मार्केट इकोनॉमी किस तरीके से चलती है? प्राइस मैकेनिज़्म के थ्रू चलती है। और प्राइजेस कैसे डिटरमाइन होती है? मैंने अभी आपको बताया, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिटरमाइन होती है। यही एक चीज़ है जिससे इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब मैं बहुत देर से सेंट्रल प्रॉब्लम बोल रही हूँ, बट होती क्या है ये सेंट्रल प्रॉब्लम? इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब सबके लिए सारी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, वो चीज़ें हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले ये तो मैंने आपको बताया मार्केट इकोनॉमी के कुछ फीचर्स, ठीक है। इसी तरह हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जस्ट इन केस कभी आपसे पूछ लिया, या आपको खुद भी पता होना चाहिए कि होता क्या है दोनों में, ठीक है। लेट्स से सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ओके। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के फीचर्स वही हो गए कि सारा का सारा प्रोडक्शन ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेट कौन करते हैं? गवर्नमेंट करते हैं, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी हम इसको बोलते हैं। गवर्नमेंट है जो डिसाइड करेगी, जो ऑर्गेनाइज करेगी क्या? सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, डिस्ट्रीब्यूट करती है गुड्स कंज्यूमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन डिसीजन। तो जो भी गवर्नमेंट क्या करता है, सब कुछ खुद करता है, मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं
ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करता है ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स वगैरह अमंग द कंज्यूमर्स अपने डिसीजन से, खुद के डिसीजन से, ठीक है, गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है, ठीक है। यहाँ पे जो इकोनॉमिक की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हमारी है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स जिसको हम बोलते हैं, वो कौन सॉल्व करता है। यहाँ पे जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ प्राइस मैकेनिज्म कौन सॉल्व करता है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जिसको हम जनरली प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग आप बोल सकते हैं, बोला जाता है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन या फिर नीति आयोग, ठीक है, समझ आया। इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज फॉर द एम सोशल वेलफेयर के लिए, इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर, ठीक है, टू वर्क फॉर द सोशल वेलफेयर। फीचर्स में वही फीचर्स हो गए, लिख ले आप लिख सकते हैं, मैं फीचर्स बता रही हूँ आप लोगों को। पहला फीचर्स आप लिख सकते हैं कि स्टेट ओनरशिप है। कौन ओन करता है, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है, डिसीजन मेकिंग भी गवर्नमेंट के हाथ में है, डिसीजन मेकिंग बाय गवर्नमेंट, ठीक है। लेवल ऑफ कंपटीशन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट एक है, तो लेवल ऑफ कंपटीशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, लेवल ऑफ कंपटीशन यहाँ 0 है, ठीक है। चौथी चीज़ सोशल वेलफेयर मोटिव, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर मोटिव, क्लियर। एंड प्लानिंग मैकेनिज्म गाइड्स ऑल डिसीजन, सारे डिसीजन कौन गाइड करता है, प्लानिंग मैकेनिज्म, दैट इज नीति आयोग, आप कह सकते हो प्लानिंग कमीशन भी आप बोल सकते हो। यही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, जो भी होगा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने हैं रिसोर्सेज वगैरह। यहाँ पे बेसिकली देयर इज़ नो रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म का यहाँ पे कोई रोल नहीं, यहाँ पे रोल है तो किसका है, प्लानिंग मैकेनिज्म का है, ठीक है, समझ आया। ये थे आपके इसके फीचर्स, ओके, समझ आ गया, ठीक है। अब एक तो हो गया, हमने देखा भाई पूरी की पूरी प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी, एक हमने देखा पूरी की पूरी गवर्नमेंट सेक्टर की इकोनॉमी। अब बीच की भी एक इकोनॉमी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। लेट मी जस्ट एक्सपैंड दिस। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी होता है जिसमें पब्लिक सेक्टर भी है यानी कि गवर्नमेंट भी है, प्लस आपका प्राइवेट सेक्टर भी है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इट इज़ एन इकोनॉमी जहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को रोल दिए जा रहे हैं कि दोनों के दोनों मिलके इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करें। क्लियर, समझ आया। इसमें दोनों के फीचर्स मिक्स होंगे भाई, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के भी होंगे और मार्केट इकोनॉमी के भी होंगे, ठीक है। अब इस इकोनॉमी में क्या होता है, एक चीज़ होती है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, जो मैं अगर बोलूँ प्राइवेट सेक्टर्स हमारे जो होते हैं इस इकोनॉमी में क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनको फ्रीडम दी जाती है, उनको फ्रीडम दी जाती है टू चूज़ द लाइन्स ऑफ प्रोडक्शन और टू चूज़ द प्राइस वगैरह के लिए कौन सी प्रोडक्शन करनी है, उनको अलाउ किया जाता है कि वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं प्राइजेज एज वेल एज प्रोडक्शन। बस गवर्नमेंट क्या करती है, नज़र रखती है, गवर्नमेंट कीप्स अ आई वॉच, गवर्नमेंट क्या करती है, उनके ऊपर नज़र रखती है बस कि वो ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम पे जो रियल वर्ल्ड की इकोनॉमी है, जो रियल वर्ल्ड की हमारी इकोनॉमी है, रियल वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर
कोई भी इकोनॉमी ऐसा नहीं है जो 100% सेंट्रली ओरिएंटेड हो या फिर क्या हो, कैपिटलिस्ट हो। हर किसी के अंदर गवर्नमेंट का भी रोल है तो प्राइवेट सेक्टर्स का भी रोल है। सारी की सारी इकोनॉमी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी है। ठीक है, ये था हमारा नॉर्मल सा हमने जो देखा ये इकोनॉमी का कुछ नेचर कैसा है। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी आपसे बात करना चाहूँगी कि वाई आर वी स्टडिंग इकोनॉमिक्स, क्या रीज़न है हमारा इकोनॉमिक्स पढ़ने का। ठीक है, वाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स, वाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप अच्छे से समझते हैं तो, पर इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों हैं। जैसे कि हम लोग सिनेमा हॉल जाते हैं मूवीज़ देखने, रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाने, स्कूल जा रहे हैं पढ़ाई करने, तो हर एक एक्टिविटी का होना एक किसी रीज़न से होता है। तो इकोनॉमी क्या होता है, इसलिए ही पढ़ी जाती है टू अंडरस्टैंड व्हाट, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, एंगल्स को देखना और उनको समझना कि हमारे आसपास जो हो रहा है उसका इकोनॉमी, क्योंकि ये सब इकोनॉमी का पार्ट है। ठीक है, तो उन चीज़ों को समझना ही इकोनॉमी है, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, हमारा जो मेन रीज़न होता है ना, बेसिकली जो मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बोलूँ, मेन रीज़न टू स्टडी इकोनॉमिक्स इज़, जो कि एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, जिसको हम बोलते हैं स्कैरसिटी। हो सकता है आप लोगों ने कभी पहले वर्ड सुना और हो सकता है आप लोगों ने कभी नहीं भी सुना। देखिए स्कैरसिटी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की कमी होना, लिमिटेड है हमारे पास, किसी चीज़ की कमी होना। ठीक है, अब कमी क्यों है हमारी इकोनॉमी में। देखिए इतने सारे लोग हैं, इतनी सारे लोगों की डिमांड्स हैं, इतनी सारी लोगों की वांट्स है, और हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं। उस वजह से स्कैरसिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से इकोनॉमी के अंदर हमें पढ़ना पड़ता है कि किस तरीके से कम सामान में, किस तरीके से हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज में इतनी सारी वांट्स को मीट कर सके कि हर कोई क्या हो, हैप्पी हो, हर कोई क्या हो, सेटिस्फाई हो, हर कोई क्या हो, अपनी लाइफ ईजिली जी पा रहे हो, मतलब प्रॉपरली हैप्पीली जी पा रहे हो। देखिए वही हो गया कि ह्यूमन वांट्स इतनी ज़्यादा है, मोर देन हम लोग की जितना हमारे पास रिसोर्सेज है उससे ज़्यादा तो हमारी ह्यूमन की वांट्स हैं। राइट, मानते हो ये चीज़ आप, ये हमारी वांट्स हो गई और ये हमारे पास रिसोर्सेज हो गए। अब सबको तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो इसलिए ज़रूरत पड़ जाती है कि हम लोग इस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करें कि मैक्सिमम वांट्स को हम पूरी कर सके विद लिमिटेड रिसोर्सेज। सो यहीं पे बात आती है, इकोनॉमिक्स में हम यही चीज़ें देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज़ बेसिकली, अगर मैं एक शॉर्ट शब्दों में आपको लिख के दूँ, इकोनॉमिक्स इज़ concerned with selection of resources का select करना under the conditions of scarcity, under the conditions of scarcity। ठीक है, scarcity के अंदर ही हम लोग क्या कर सके, रिसोर्सेज को सेलेक्ट कर सके। अब एक मैं जनरल सा आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, उसके बारे में आप सोचना, कुछ व्यू पॉइंट्स बनाना अपने, और कुछ कमेंट सेक्शन पे आप लिख भी सकते हैं जो भी आप इसके बारे में सोच पा रहे हैं। स्कैरसिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। आई वॉन्ट टू सी कि आप लोग क्या लिख पा रहे हैं, क्या सोच पा रहे हैं इस चीज़ पे। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अब हम अगला लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।